मैं 30 साल की एक विधवा डॉक्टर थी। पति की मौत के बाद से तनहा रात गुजरती थी। एक रात मेरे कमरे में एक चोर घुस आया। जब आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर दोनों ने कुछ मेरे साथ ऐसा किया कि रात भर 30 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ही तनहा रह गई थी, क्योंकि मेरे पति नेवी में काम करते थे और 2 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। सुबह के वक्त मैं लोगों का इलाज करने जाती, क्योंकि मैं एक सरकारी डॉक्टर थी और मैं सब कुछ सीख चुकी थी। पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। मैं काम करने के बाद में डांस क्लास जाती थी। वहाँ पर 2 घंटे बिताती थी, जिससे कि मेरा समय कट जाता था। डांस में मेरे टाइम पर एक लड़का आता था जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो लड़का है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ़ करने वाला कोई भी नहीं रहा था। जब मैं कोई डांस स्टेप गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी-कभी इस बहाने हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब-सा एहसास होता था और उस वक़्त एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तनहा रह गई हूँ। मेरा नाम मोनिका है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी डॉक्टर की नौकरी लग गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर गाँव में हो गई और मेरा मन धीरे-धीरे काम में लग गया। बस रात के वक्त मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। 1 साल बीत गया और मेरे माँ-पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तब गाँव के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का नेवी में काम करता था। साल के 6 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैं उस लड़की से शादी के लिए हाँ कह दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास-ससुर और एक कुँवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभाला करता था और मेरा पति अपने काम से हमें पैसे भेजा करता था और साल के 4 महीने घर पर बिताते थे। शादी के बाद तो 1 महीने तक वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फ़ोन पर ही मेरी उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी-कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे-धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज़्यादा मुझे समय दिया करता था और वह हमेशा मुझे हँसाता रहता था। मेरे ससुर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे। रोज़ वह मुझे ताने मारते थे, मगर मैं उनकी परवाह नहीं करती थी, क्योंकि आखिर मैं भी तो औरत हूँ। कब तक ऐसे जीऊँ? और देवर के साथ तो मेरा कोई गलत संबंध नहीं, बस दोस्त मानती हूँ मैं उसे। जब मेरे पति 8 महीने बाद घर आए तो मेरे ससुर ने मेरे पति के कान भर दिया। ना जाने उन्हें क्या उल्टा-सीधा बता दिया कि मेरे पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा, आप चले जाते हो इसीलिए मैं अंकित से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपने माँ-पापा के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरा देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगा तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को डांस सिखाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फ़ोन पर बातें किया करती थी। शादी को 7 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई और 7 सालों के दौरान इतने ताने सुने कि मेरी आँखों से आँसू आ जाते। मेरी देवरानी को 3 बच्चे हो गए थे और मेरी गोद अभी भी सूनी थी। मेरे ससुर मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। कहते, पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और बच्चे लेना भी ज़रूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए। देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन नेवी वाले घर पर आए। साथ मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं उसकी शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। साफ-साफ देवरानी ने कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रही तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
बाकी का कसर मेरे सास-ससुर ने पूरा किया। हालाँकि मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद मैंने उस गाँव से ट्रांसफ़र लेकर एक छोटे शहर में आ गई थी और 6 महीने से अकेली जी रही हूँ। यही वजह है कि मैं जिम जॉइन किया था कि और लोगों से मेरी जान-पहचान बढ़े। इसी बीच मेरी जगह पर कुछ दिनों के लिए दूसरा डॉक्टर आ गया, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट अलग-अलग काम का था। दवा देने वाला काम हो गया था। उसकी वजह से मैं अपनी जगह पर कुछ दिनों के लिए एक लड़की को काम सिखा कर आई थी। तो मैंने सोचा कि अपने भैया-भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता-पिता का इस बीच में देहांत हो गया था, तो मेरे भैया-भाभी ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 3 साल बड़े थे। जब मैं बस पकड़ कर जाने लगी तो काफ़ी लंबा सफ़र तय था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 35 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार-बार घूर-घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टॉप पर उतर कर ले लूँगी। पर जैसे ही अगले स्टॉप पर पहुँची तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीन कर बोला, "मैं भर देता हूँ।" जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफ़ी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं ये आदमी चोर तो नहीं, लेकिन बस छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथ से कुछ खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आ गई। मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का ख़त्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाले बर्थ पर सोना पड़ा। इस आदमी ने कहा, "मैडम, मेरी नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊँगा।" एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था, पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी जीने का कोई सहारा होता, तो मैं अकेले इतना घबरा कर बस की यात्रा नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं इसके मज़े लेती। कुछ रात बीत जाने के बाद वह आदमी उतरा और मेरे करीब बैठ गया। मुझे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। वह आदमी यह देखकर बोला कि आप सोएं, डर क्यों नहीं है? मैं तो सच में डरी हुई थी। बस हिचकी मारती उस आदमी का हाथ मेरे हाथ से टच हुआ। मेरे अजीब एहसास हुए और तब उस आदमी के भी मन में मेरा ख्याल आ गया, क्योंकि मैं तन्हा थी। वह आदमी भी समझ गया था। हमने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सब बस में रहने के बावजूद हमने पूरा किया। जब मैं अगले दिन भैया-भाभी के घर पहुंची तो उसका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बांझ भी। अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। एक दिन तो भाभी ने कहा, "तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं।" लेकिन भैया-भाभी ने तो मुझे सीधे मुँह पर बोल दिया कि तुम खुद को देख लो, माँ-पापा तो वो रहे नहीं। मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी, और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ, उनके पैसे भी नहीं खाती। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी ही सामान पैक करके वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से इतनी परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफ़ी घबरा गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैं उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आदमी नकाब पहने मेरे घर के अंदर था। ज़रूर कोई चोर होगा, तभी अपना चेहरा ढक कर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल पाती, वह आदमी मेरे पास आ गया और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे अकेली औरत को वह आदमी ने घेर लिया था। मैं करती भी क्या करती, चुपचाप थोड़ा देर खड़ा रहा तो मैं शांत हो गई। जब उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यह तो वही डांस क्लास वाला आदमी था। ज़रूर कुछ प्लानिंग करके रखा होगा। आखिर मुझ अकेली औरत से यह चाहता क्या है?
इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उन्होंने कहा, हम आपके पति मोहन के दोस्त हैं। हम सब साथ में काम करते थे। मैं यहाँ किसी मकसद से काम आया हूँ। आप घबराइए मत, मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं होने दूँगा। मुझे चाय बनाने को कहा। मैं अपने पति का नाम सुनकर शांत हो गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे। आखिर वह आदमी सच बोल रहा है या झूठ, मैं यही सोच कर चाय बना रही थी। चोरों की तरह रात को 2 बजे वह आदमी मेरे घर में क्यों आया, जबकि वह जानता था कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे पूरी तरीके से काँप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से मेरी साड़ी पूरी गीली हो गई थी। जब मैं उस आदमी को चाय दी तो वह मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और मेरे गीले बदन को ताक रहा था। घबराहट से मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले, और बदलती भी कैसे, वह आदमी मेरे बेडरूम में ही बैठा था। मैं चाय लेकर गई। वह आदमी कहने लगा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा थी कि मैं आपसे शादी कर लूं। यह सुनकर तो मेरा सर चकरा गया। यह क्या कह रहा है, शादी कर लो? मेरे पति की आखिरी इच्छा है? ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाली? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि वह आदमी मेरे पति के दोस्त हैं या नहीं, क्योंकि वह कभी भी इस आदमी का जिक्र नहीं किया। मैं वहाँ बैठ गई और उससे कहा कि मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वह आदमी कहा, यही हम सोच रहे थे, इसलिए 2 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि आपसे शादी कर लूँगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने भी मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। न जाने क्यों मैं इस आदमी की बात मान ली और उसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उस आदमी ने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीखें निकलती रहीं। मुझे नहीं पता था कि ये आदमी मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह आदमी जा चुका था और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे यकीन हो चुका था कि यह आदमी धोखेबाज था, बस मौके का फ़ायदा उठाने आया था। तभी मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी जो खुली हुई थी। उसको देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े हुए मेरे सारे सोने के जेवरात और मेरी डॉक्टरी के कागजात सब गायब थे, जो कि मेरे पति ने 7 वर्षों में मुझे बना कर दिया था। जब मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया था तो फिर जेवरात भी वापस मांग रहे थे, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति ने बनवा कर दिए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गया। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाती, इससे मेरी ही बदनामी होती। वह आदमी मुझे लूट कर चला गया। तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। कॉलर आईडी में उनका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब मैं फ़ोन उठाया तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहा कि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई और तेरे कलेजे को भी। मैं समझ चुकी थी कि उस आदमी को मेरे पास मेरे सास ससुर ने ही भेजा होगा ताकि वह जेवर और मेरे डॉक्टरी कागजात चुरा सकें। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक घिनौना मजाक हुआ था। लेकिन करीब 3 महीने के बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। जब मैं दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, तुम मुझसे अब क्या लेने आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे जेवरात और डॉक्टरी कागजात मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरे माँ पापा और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए यह सारा गंदा खेल खेला था, लेकिन बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। जेवर चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे तलाक ले लिया। अभी मुझे तलाक मिला क्योंकि मेरी पत्नी को कॉलेज में किसी लड़के से प्यार था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पर आप मेरे भाई की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा और
और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप भी अकेली हो गई और मैं भी अकेला हूँ, हम शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। मैं अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि एक वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से, और उसके बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं। मैं सारी ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।